हाय इस वीडियो में हम कुछ यूनिक रीजंस की बात करेंगे जिनसे रियल एस्टेट प्राइसेस स्पेसिफिकली नोएडा में अभी और इंक्रीज होने हैं। ये वीडियो आप पूरी देखें, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट। पहला रीजन है जेन्युइन शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोजेक्ट्स इन नोएडा। आप ये खुद देखो, जितनी भी सोसाइटीज पूरे नोएडा में रेडी टू मूव इन है, प्रीमियम या अच्छा लग्जरी प्रोजेक्ट है जहां रजिस्ट्री होती है, मेंटेनेंस अच्छी है, बिल्डर बैंकरप्ट नहीं है, ऐसे टोटल प्रोजेक्ट्स आप उंगलियों पे गिन सकते हो। आप देखिए गोदरेज वुड्स, गुलशन डायनेस्टी, काउंटी 107, प्रतीक एडिफाइस, क्लियो काउंटी। अगर आप पुरानों में भी देखें तो ATS 1 हैमलेट, ATS विलेज। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें इन सभी प्रीमियम या लग्जरी प्रोजेक्ट्स की, तो आपको ऑल्दो साइज के ऊपर काफी वेरिएशन आ जाता है, विद इन सेम सोसाइटी 20% का डिफरेंस आपको दिखेगा प्राइसिंग में, लेकिन क्लोज टू 18 से 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस इन सभी सोसाइटीज का है। अगर हम एवरेज 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट भी पकड़ लें, अब आप लोग खुद बताओ कितने लोग ये एक्सेप्ट कर सकते थे आज से 3-4 साल पहले कि नोएडा में एक अच्छे प्रीमियम या अच्छे लग्जरी प्रोजेक्ट का प्राइस 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक हो जाएगा। ऑल्दो हमने तो ये सोचा भी था, हमने ये बोला भी था, सब चीजें रिकॉर्डेड हैं यूट्यूब पे। और हम अगर अब डिमांड साइड की बात करें तो डिमांड तो रेगुलरली इंक्रीज हो ही रही है। एक कैटेगरी ऑफ डिमांड क्रिएट हो रही है जो ऑलरेडी लोग नोएडा में रहते हैं, अपग्रेड करने के लिए इन सोसाइटीज में शिफ्ट कर रहे हैं। प्रीमियमाइजेशन के बारे में हमने पहले भी बात करी है वीडियोस में। अब देखो, इंडिया $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो अगले 7-8 साल में बन जाएगा। बहुत पैसा इंडियन इकोनॉमी में अभी क्रिएट होना है, लेकिन ऑल्दो सबके हाथ नहीं आएगा, लेकिन जो लोग एफर्ट मार रहे हैं, आप देखेंगे कि सब लोग इवेंचुअली पैसा कमाने के बाद अपनी लाइफ को अपग्रेड ही करने भागेंगे। दूसरी डिमांड है जो दूसरे शहरों से लोग नोएडा में शिफ्ट कर रहे हैं। यूपी इतना बड़ा स्टेट है, स्पेसिफिकली दिल्ली से काफी लोग शिफ्ट कर रहे हैं नोएडा में। और तीसरी ये अर्बनाइजेशन की स्टोरी के Tier 2, Tier 3 शहरों से लोग बड़े शहरों में काम करने आ रहे हैं और इवेंचुअली पहले किराए पे रहेंगे, फिर शादी करेंगे, फिर अपना घर ढूंढेंगे। तो आप ये तो मानते ही हैं कि पूरा इंडिया 5-7 शहरों पे ही डिपेंडेंट है जहां पे मेजरली एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। अब जो भी लोग नोएडा में इस कैटेगरी की सोसाइटीज में शिफ्ट करना चाहेंगे, अब ये तो सारी सोसाइटीज भरी पड़ी हैं और नए भी प्रोजेक्ट जो इस कैटेगरी के बन रहे हैं वो भी काफी लिमिटेड हैं। और पूरे नोएडा में आप ये जानते ही हैं कि शॉर्टेज ऑफ लैंड भी है। नए प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे ग्रुप हाउसिंग कैटेगरी में, हार्डली 20-25 प्रोजेक्ट्स ही पूरे नोएडा के अंदर आएंगे। पहला रीजन नोएडा स्पेसिफिक जिससे प्राइसिंग अभी और इंक्रीज होंगे विल बी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोजेक्ट। अब सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है नए प्रोजेक्ट्स जिन प्राइसिंग पे लॉन्च हो रहे हैं और उनका इफेक्ट जो पुराने ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं या जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है। और इसी पॉइंट में हम दूसरे एंगल में भी बात करेंगे एक शहर की PR और मार्केटिंग के बारे में भी। इस पॉइंट में हम दोनों एस्पेक्ट्स को मिक्स करके समझाएंगे। जैसे गुड़गांव में काफी सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं शहर की मार्केटिंग करने के लिए, स्पेसिफिकली DLF, जिसने पूरे इंडिया में हल्ला कर दिया है DLF और गुड़गांव की रिचनेस का। अब आप नोएडा में देखो, जो पुराने प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं जिनके प्राइस बढ़ गए उनको अगर हम छोड़ दें, जो 2020 से 2023 तक प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं अगर हम उनको भी छोड़ दें, अगर हम सिर्फ 2024 की बात करें, जो रिस्पॉन्स आया है विद द काइंड ऑफ लग्जरी प्रोजेक्ट्स जैसे M3M कलिनन का एक नया टावर, मैक्स एस्टेट्स का लास्ट टावर, गोदरेज रिवर इन सेक्टर 44, इनफैक्ट एस है जो नोएडा एक्सटेंशन में आया है, ये जिस टिकट साइज के प्रोजेक्ट्स है और जितना माल इन प्रोजेक्ट्स में बिक रहा है, ये पहले कोई सोच भी नहीं सकता था नोएडा के बारे में। और जैसा मैंने आपको बताया कि इससे भी बड़ा रीजन जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैक्स का सेक्टर 16B में जो Delhi 1 प्रोजेक्ट आएगा, बिल्डा का प्रेस्टीज का सेक्टर 150 में, शोभा का ग्रेटर नोएडा में, गोदरेज का सेक्टर 12 में, 3 मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स भी आएंगे नोएडा एक्सप्रेसवे पे जहां रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों एक्टिविटीज होंगी। मैक्स ग्रुप का सेक्टर 105 में, गौर ग्रुप का सेक्टर 129 में, M3M ग्रुप का सेक्टर 96-97 जहां यूनिटेक का गोल्फ कोर्स है उसके अपोजिट। और इन सारे प्रोजेक्ट से भी अलग सबसे महंगा, सबसे लग्जूरियस प्रोजेक्ट ट्रम्प टावर्स जो आएगा नोएडा एक्सप्रेसवे पे M3M कलिनन के अंदर, उसका पर स्क्वायर फीट प्राइस जो आएगा वो तो है ही, लेकिन क्योंकि साइज इतना बड़ा आएगा, टोटल टिकट साइज 20-25 करोड़ का फ्लैट नोएडा शहर के अंदर, तो अभी आप देखोगे ये सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे भी, बिकेंगे भी। इनफैक्ट सेक्टर 128 में जो DLF और M3M का एक टसल चल रहा था एक लैंड के ऊपर, वो भी सॉल्व होने की कगार पे है, तो वहां पे भी काफी लग्जरी
प्रोजेक्ट लेकर आएगा M3 में इवेंचुअली। तो जब ये सारे प्रोजेक्ट्स खरीदे जाएंगे इवेंचुअली, जो इन सोसाइटीज के अंदर लोग रहने आएंगे, तो आप देखोगे पूरा क्राउड चेंज हो रहा है नोएडा का इवेंचुअली। नोएडा एज अ सिटी की इतनी PR और इतनी मार्केटिंग होगी, ये सारे प्लेयर्स अपना माल बेचने के लिए इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे शहर को, आप देखेंगे धीरे धीरे। और दूसरा आप ये भी देखो, शोभा बिल्डर के नोएडा में अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने से एक यूनिक डिमांड क्रिएट होगी, जो आप देखेंगे जो नोएडा के होंगे भी नहीं, जो शायद दिल्ली के भी नहीं होंगे। हर डेवलपर अपने साथ एक किसी भी शहर के अंदर एक नई डिमांड, एक नया तरह का कस्टमर भी लेकर आता है। दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं ऑलरेडी, अगर हम उनको छोड़ भी दें, जो दिल्ली से शिफ्ट नहीं कर रहे एक ब्रांड वैल्यू की वजह से, तो जब इतने बड़े ब्रांड्स, ट्रम्प टावर्स, M3M का सेक्टर 128 कलिनन जैसे था, मैक्स 128, 105, जो भी प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, सेक्टर 16B वाला मैक्स का प्रोजेक्ट, तो जो लोग नहीं भी शिफ्ट कर रहे थे नोएडा के अंदर, आप देखोगे कि वो लोग भी शिफ्ट करने लग जाएंगे अब। जैसा मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बोला है, जो टिपिकल साउथ दिल्ली गुड़गांव को ही प्रेफर करता था, नोएडा के अंदर उस अवेलेबिलिटी का ना होने की वजह से वो लोग भी खरीदेंगे इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। और NRIs भी जिस कैटेगरी ऑफ बिल्डर पे ट्रस्ट करते हैं, अभी सिर्फ गोदरेज ही था यहाँ पे, इवेंचुअली ये सारे डेवलपर्स भी आएंगे, शोभा, प्रेस्टीज वगैरह, NRI इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज होंगी। और जब गुड़गांव के बिल्डर नोएडा में आके अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, तो गुड़गांव के बेचने वाले लोग भी नोएडा में आके प्रोजेक्ट्स बेचेंगे, उनका भी अपना एक क्लाइंट बेस है, तो नई डिमांड वहां से भी आप देखोगे काफी क्रिएट होगी। M3M के आने के बाद काफी लोग जो नोएडा में रियल एस्टेट ब्रोकरिंग नहीं करते थे, ऐसी काफी सारी कंपनीज ने नोएडा में काम करना शुरू किया है। तो मैं सारे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को यही बोलूंगा कि नोएडा के अंदर काफी रिचनेस, काफी रहीसियत आ रही है, आप भी इस रियल एस्टेट के साइकिल में एंटर्ड रहें। और सबसे बड़ा फैक्टर जो स्पेसिफिकली हमने भी नोटिस किया, जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि नोएडा में अब फर्स्ट टाइम होम बायर नहीं है। पहले जब हम प्रॉपर्टी सेल करते थे नोएडा में, ज्यादातर वो लोग आते थे खरीदने के लिए जो पहली बार घर खरीद रहे थे, और मेजरली मैक्सिमम अपनी इन्वेस्टमेंट वो लोन के थ्रू करते थे। लेकिन अब लोन वाले लोग काफी कम हो गए हैं और सारे बायर्स वही हैं जो अपनी दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं। 5-7 साल पहले तक नोएडा में सिर्फ फर्स्ट टाइम होम बायर की मार्केट थी, जैसी मार्केट अभी पुणे के अंदर चल रही है। अच्छा, इस टॉपिक से थोड़ा अलग, अगर आप पुणे के रियल एस्टेट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने काफी वर्किंग करी है पुणे के अंदर, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो हम आपको ये बताएंगे कि पुणे के अंदर क्या है रियल एस्टेट में, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। अगर आप इंटरेस्टेड है वहां के लिए, तो इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताएं। खैर, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आप ये खुद सोचो कि अगर JP विस्टाउन जैसा बनना था वैसा बना देता JP, यूनिटेक सेक्टर 96, 97, 98 में गोल्फ सेंटर जैसा बनना था वैसा डिलीवर कर देता, आम्रपाली ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट्स अगर सही से डिलीवर हो जाते, पारस सीजन्स, पारस 13, JP अमन, जहां पे मैं बोलूंगा एक डिफरेंट, एक मिडिल क्लास जिसको आप बोल सकते हैं, वो वहां पे रहते हैं नोएडा के अंदर, अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स इस तरीके के ना होते और जैसे बनने थे वैसे बन चुके होते, तो नोएडा के प्राइसेस और पता नहीं किस लेवल पे होते। तो जो लोग आज प्रॉपर्टीज खरीदने निकल रहे हैं, उनके लिए तो ये अच्छी बात है कि पुरानी इन प्रॉब्लम्स की वजह से द काइंड ऑफ एप्रिसिएशन नोएडा वुड हैव गॉट अभी तक आया ही नहीं है। और अब जिस कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स यहाँ लॉन्च हो रहे हैं, जिस कैटेगरी के बायर्स यहाँ आने वाले हैं, अब तो यहाँ पे वो गुड़गांव वाली स्टोरी प्ले आउट करनी स्टार्ट हो रही है। तो थर्ड पॉइंट है रियल एस्टेट प्राइसेस नोएडा में और इंक्रीज करने का, category of new companies that are coming up in Noida, setting up their offices, creating new type of demand. नोएडा में ऑलरेडी इंडस्ट्रियल हब है ही, यमुना एक्सप्रेसवे पे भी इंडस्ट्रियल हब इंडिया का वन ऑफ द टॉप क्रिएट होने वाला है। डिक्सन टाइप की फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लार्ज स्केल पे ऑलरेडी नोएडा में है। और ये चीज मैं अपनी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं कि इंडिया आईटी या एआई की रेस में बहुत पीछे है, यूएस काफी आगे है और अब तो चाइना भी आ गया है, वो डीप सीक और जो नए प्लेटफॉर्म्स उनको लेकर आ रहे हैं। इंडिया अगर जीतेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग से ही जीतेगा, और आने वाले फ्यूचर में जिस भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी रिलेटेड हो, वो सारा सेटअप आप यमुना एक्सप्रेसवे पे ऑलरेडी बनते हुए देख ही रहे हो। सेकेंडली, नोएडा में शुरू से ही जो मास रिक्रूटर्स, आईटी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, TCS, इन्फोसिस, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन यहाँ पे सैलरीज थोड़ी कम रहती हैं। अब नोएडा को ऐसी कंपनीज की जरूरत है जो अच्छे पैकेजेस देती हैं, जिस तरह की कंपनीज गुड़गांव में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जो आईटी प्रोडक्ट बेस्ड है, सिर्फ सर्विस बेस्ड नहीं है। तो वो भी आप देखोगे कि नोएडा में काफी सारी इस तरह की कंपनीज आ रही हैं। जैसे नोएडा में ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स लाइक डेलॉयट, EY ऑलरेडी आ चुकी हैं, फार्मा आईटी कंपनीज काफी आ चुकी हैं, और अब ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कमर्शियल फाइनेंस, बिग फंड मैनेजमेंट कंपनी आनी शुरू हो चुकी है विद JP मॉर्गन, विच इज कमिंग अप ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे इटसेल्फ। और ये JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली टाइप की फाइनेंस कंपनीज, इनके पास बहुत पैसा है, ये बहुत फंड मैनेज कर रहे होते हैं, और ये जिस शहर में जाएंगे, मेजरली अभी तो बॉम्बे में बेस्ड हैं इस तरह की सारी कंपनीज, अगर ये नोएडा में अपने ऑफिस सेटअप करेंगे तो इनके साथ
और बहुत सारी कंपनीज आएंगी, काफी पैसा आएगा। बस अब नोएडा में दो ही कैटेगरी की कंपनीज की कमी है, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम और एक प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनी। जैसे एडोबी तो ऑलरेडी है, बट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon इस तरह के सिर्फ डेटा सेंटर्स नहीं, प्रॉपर अपने कैंपसेस बनाए और स्पेसिफिकली एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम नोएडा में और क्रिएट हो। लेकिन इन नेक्स्ट 5 years यू विल सी लॉट ऑफ दीज प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनीज, हाई पेइंग कंपनीज अपने नोएडा में ऑफिसेस खोलते हुए आपको दिखेंगी। अब हम 4th पॉइंट में बात करेंगे क्यों प्राइसेस बढ़ेंगे नोएडा में, द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज कमिंग अप इन नोएडा। वैसे पूरे इंडिया में काफी इंफ्रा पे ऊपर खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली नोएडा की बात करें तो चाहे यमुना एक्सप्रेसवे पे फिल्म सिटी हो, एयरपोर्ट हो, जितना इकोसिस्टम वहां क्रिएट किया जा रहा है, जितना इंफ्रा डेवलपमेंट यमुना एक्सप्रेसवे पे किया जा रहा है, जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेहतर किया जा रहा है, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रा डेवलपमेंट जो एक्चुअल यूज होगा इमीडिएटली मेरे हिसाब से वो है फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे FNG। काफी डिलेड प्रोजेक्ट है ये, इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। मेरे हिसाब से FNG नोएडा के लिए गेम चेंजर रहेगा। ऑलरेडी 70% ऑल्दो ये प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है और 3 ही मेजर इसके रीजंस थे जिनकी वजह से डिले चल रहा है। एक तो अभी तक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR सबमिट नहीं हो पा रही थी, जो अगले 2 से 4 महीने के अंदर सबमिट होनी है। फंड का शेयरिंग के इश्यूज आ रहे थे यूपी और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में, और एक कॉमन लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम तो चली रही थी। बट यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा PWD, NHAI ने अभी मीटिंग भी करी है रिगार्डिंग FNG और वो सब फेवर में है कि ये प्रोजेक्ट को NHAI को हैंड ओवर कर दिया जाए, ये नेशनल हाईवे कन्वर्ट हो, फोर्स एक्विजिशन हो, ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो। सो मेरे हिसाब से अगले 2-2.5 साल के अंदर FNG अगर कंप्लीट हो जाता है तो स्टार्टिंग फ्रॉम NH24 नोएडा एक्सप्रेसवे टिल फरीदाबाद, किसी को गुड़गांव जाना होगा ग्वाल पहाड़ी के रास्ते वाया फरीदाबाद, तो काफी लोग एक्चुअल में FNG को यूज करेंगे, काफी लोग नोएडा में शिफ्ट करेंगे सिर्फ FNG की वजह से। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की, 5th पॉइंट की, जो वैसे जनरल भी है, स्पेसिफिक टू नोएडा नहीं है। वो है इन्फ्लेशन। इनपुट कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली आउटपुट कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। इनपुट कॉस्ट किसी भी रियल एस्टेट के लिए, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए 2 ही है मेजरली, एक उसकी लैंड की कॉस्ट और एक उसके कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट। लैंड की कॉस्ट इसलिए रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, नोएडा में ज्यादा हो रही है कि जितने नए डेवलपर्स यहाँ पे लैंड लेना चाहते हैं, नोएडा अथॉरिटी जब लैंड को ऑक्शन में लेकर आती है तो पहले एक ही बिल्डर अगर पार्टिसिपेट करता था उस जमीन को खरीदने के लिए, तो अब 5 बिल्डर खरीद रहे हैं, क्योंकि नए डेवलपर्स यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है लैंड को खरीदने वाले बिल्डर्स की, तो प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम दूसरे इनपुट कॉस्ट यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो वो भी 2 में डिवाइडेड है, एक लेबर की कॉस्ट है और एक कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स की कॉस्ट है। अब इंडिया अगर ग्रो करेगा, इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी, नीचे का तबका बेहतर कमाएगा, तो ऑब्वियसली लेबर की कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। और दूसरा, किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी की ये प्रॉब्लम है कि इन्फ्लेशन तो रहेगा ही, तो अगर इन्फ्लेशन नहीं रुका तो जितने भी चीजें यूज होती हैं, चाहे वो सीमेंट हो, बदरपुर है, सरिया है, जितने भी चीजें कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग में यूज होती हैं, उनके भी प्राइसेस आप देख रहे हो कि रेगुलरली इंक्रीज हो ही रहे हैं। सो इस वीडियो में हमने बात करी कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से अभी रियल एस्टेट प्राइसेस 2025 में तो इंक्रीज नहीं होंगे, लेकिन आप ये मान के चलें कि जब एक स्टैग्नेशन का टाइम आएगा ना, क्योंकि इवेंचुअली रियल एस्टेट साइक्लिक भी है थोड़ा, तो अगर जैसे थोड़ा स्टैग्नेंसी का टाइम आएगा जब हमें लगेगा कि प्राइसेस अब और ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे, तब भी हम वीडियो बना के आपको जरूर बताएंगे कि आज अगर कोई खरीदना चाह रहा है तो ये सोच के ना खरीदे कि प्राइसेस अभी और इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर आप 2025 के स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं रियल एस्टेट में, स्पेसिफिकली नोएडा में, तो आप कैपिटल एप्रिसिएशन भी मान के चलें कि अभी प्राइस और इंक्रीज होने हैं। और दूसरा, मैं ये भी अपडेट करना चाहूंगा कि बीच में ऐसे भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं जिनकी हम वीडियोस नहीं बनाते हैं। वैसे आपने देखा भी होगा कि हम बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स की वीडियोस नहीं बनाते हैं, तो उसके लिए आपको कनेक्टेड ही रहना पड़ेगा। तो जैसे एक अच्छा 3 बेडरूम का ऑप्शन भी ग्रेटर नोएडा में आया है, अच्छा डिसेंट डेवलपर है, 3 बेडरूम, एवरीथिंग इंक्लूडेड, मतलब BSP, अदर चार्जेस, GST, एवरीथिंग इंक्लूडेड, अंडर 1.15 CR, अंडर 1.20 CR। अच्छा ऑप्शन आया है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट इस टिकट साइज में प्लान कर रहे हैं, 3 बेडरूम 1.25 करोड़ की रेंज में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो make sure you like this video and subscribe to our channel as well. So that was it for today. We'll see you next time.